ईरान और अमेरिका के बीच हालात अब बहुत ज़्यादा टेंस हो चले हैं। न जाने कब कौन किस तरह से पहला वार कर दे। लेकिन हालात में हकीकत क्या है? डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच की खबर है कि आखिर ट्रंप क्या पहला अटैक कर देंगे या फिर ईरान उससे पहले ही कुछ ऐसा कर देगा कि दुनिया को आश्चर्य में डाल दे। देखिए, इसको पहले ये समझ लें कि 1979 से लेके आज तक सबसे कमज़ोर लम्हा अगर ईरान के लिए है तो वो ये है। अच्छा। एज फार एज रजीम इज कंसर्न, 1979 से लेके आज तक अमेरिका पुराने जख्म लेके चल रहा है। याद रहे कि अमेरिका को ईरान से भगाया गया था, ईरान अमेरिका की एम्बेसी के ऊपर कब्ज़ा किया गया था। वहाँ के जो एम्बेसी का स्टाफ था उसको काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर हॉस्टेज बना के रखा गया था और उनको बचाने के लिए अमेरिका ने जब सैन्य मदद भेजी थी तो हेलीकॉप्टर मार गिराए गए थे, मार गिराया गया था और उनके सैनिक भी मारे गए थे और बहुत ही शर्मनाक मुंह के साथ में अमेरिका को ईरान छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। और अगर उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन लम्हा है बदला लेने का और दोबारा से अपनी जियोपॉलिटिकल बिसाख को अपने पक्ष में रखने का। आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, ईरान एक अनरिटन अलायंस में है विद रशिया एंड चाइना। बिल्कुल। रशिया और चाइना के साथ कंबाइंड वॉर गेम करना चाह रहा है, शायद कर भी रहा है ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में। बिल्कुल। तो अमेरिका को ये चीज़ बड़े समय से खटक रही है और ये जो मौका अभी मिला है जब इकोनॉमी ईरान की बदहाल है, वहाँ का आम ईरानी आयतुल्ला से नाखुश है, इतने बड़े तादाद में मुजाहरे हुए। बिल्कुल। और आंकड़े बहुत सारे हैं, कोई कहता है 30,000 मारे गए, कोई कहता है 60,000 मारे गए। अब कितने मारे गए ये मालूम नहीं, लेकिन हजारों में लोग मारे गए। बिल्कुल, ये तय है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो रेवोल्यूशन है या रेवोल्यूशनरीज जो हैं, इनके लिए ये मरने जीने वाली स्थिति है। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है जो सबसे ज़बरदस्त मौका अमेरिका के हाथ में, लेकिन अब दुनिया इस बात पर आश्चर्य कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 20-25 दिन बीत चुके हैं, अटैक नहीं अमेरिका इजराइल की ओर से हो रहा है। इसके पीछे क्या कहीं कोई ऐसी बड़ी आशंका इनको है जिसकी वजह से इनके हाथ अभी रुके हुए हैं? देखिए, ये लॉजिस्टिक्स डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है और आप ये देखिए जो कैरियर ग्रुप पैसिफिक ओशन से और साउथ चाइना सी से इधर आया है अब्राहम लिंकन का, बिल्कुल, जहाज का आना एक बात है और उसका लॉजिस्टिकल बिल्डअप होना एक अलग चीज़ है। बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च होता है इसमें और बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हो रहा है। और यही नहीं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप का एक समूह तैयार होगा जो मेडिटेरेनियन से लेकर और इंडियन ओशन तक फैला होगा और फिर जाके ईरान को एड्रेस करेंगे। अमेरिका भी अभी टाइम ले रहा है क्योंकि उसका अभी बिल्डअप नहीं हुआ है। बिल्डअप जिस दिन हो जाएगा, जब पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी, तब आप देखेंगे कि चीज़ बड़ी स्पीड से डेवलप होगी और इसीलिए उस समय को बाय करने के लिए आप ये इस तरीके की हरकत देख रहे हैं। और अमेरिका के लिए ये चुनौती है क्योंकि जो अरब मुल्क हैं, ख़ास तौर से यूएई और सऊदी अरेबिया, उन्होंने कहा है कि ईरान के खिलाफ हमले में हम आपका साथ नहीं देंगे, आप हमारी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कैरियर ग्रुप्स को बनाना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा और वो ऐसा नहीं है कि बस आज बोला और कल तैयार हो गया। इसमें कई समय लगता है, काफ़ी लंबा समय लगता है। बिल्कुल। ये तैयारी के लिए इतना वक्त ट्रंप की ओर से लिया जा रहा है इजराइल की ओर से अटैक के लिए, लेकिन जो पिछले दावे थे कि जो 12 दिन की जंग पूरी दुनिया ने देखी थी, दावा तो ये था कि हमने वो तमाम चीज़ें नेस्त नाबूद कर दी है जहां से आशंका थी कि परमाणु बम बन जाएगा या फिर पलटवार का साजो सामान तैयार होगा। लेकिन अब दुनिया भर में जो खबरें आ रही है वो ये कि जितना बड़ा दावा था उतना नुकसान ईरान को नहीं हुआ। क्या वाकई इसमें सच्चाई है और क्या उससे भी ज़्यादा बड़ी ताकत अब उभर कर बन चुका है ईरान? देखिए, ये इस तरीके की बातें हो रही हैं और इतना ज़्यादा ग्रे जोन है कि आप डेफिनेटली
और डेफिनेटिवली नहीं कह सकते कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। बट ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया था उसमें नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। ईरान के बहुत टॉप साइंटिस्ट भी मारे गए थे। बिल्कुल। मोसाद द्वारा की गई कार्रवाई में बहुत नुकसान ईरान का हुआ है। ईरान के पास में एयर डिफेंसेस बहुत कम हैं, मिसाइल्स की तादाद है लेकिन काफ़ी कुछ क्षति भी हो चुकी है। तो ये सारी स्थिति है। और यस, एक बात मैं आपको ये कह दूं कि चाहे कितनी भी क्षति हो जाए, ईरान जैसा मुल्क आसानी से डर्टी बॉम्ब कभी भी तैयार कर सकता है। डर्टी बॉम्ब का मतलब है कि जरूरी नहीं कि वो न्यूक्लियर बम हो और टारगेट पे जाके ब्लास्ट करे। आप रेडियो एक्टिव मटेरियल लीजिए, मिसाइल में रखिए और उसको छोड़ दीजिए। अगर आप एक शहर के ऊपर 100-200 किलो रेडियो एक्टिव यूरेनियम बिल्कुल ही डाल देंगे बगैर ब्लास्ट करे ही, तो उससे कितनी बड़ी क्षति हो जाएगी ये आप अंदाजा लगा लीजिए। आपको ब्लास्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये क्षमता तो है। अब ये इसी बीच जो बात आप कह रहे हैं, दर्शक इसे बहुत अच्छे से समझने की भी कोशिश कर रहे होंगे। अभी खबरें आई इंटरनेशनल लेवल पर कि हाफ एटम बम तो तैयार है, यानी तकरीबन 400 साढ़े 400 रेडियो एक्टिव, इस तरीके से मतलब इसे आधा तैयार मान ही लिया जाए। और क्या उसका भी इस्तेमाल करने की नौबत आ सकती है और ईरान कर सकता है? देखिए, रजीम कुछ भी कर सकती है क्योंकि रजीम के लिए ये आमरण वाली स्थिति हो चुकी है और ऐसी स्थिति में डेस्परेशन में ऐसा कदम उठा सकती है। और अगर ऐसा कदम उठाते हैं ईरान, तो उसका नुकसान होगा तो अरब वर्ल्ड को होगा। क्योंकि ईरान के पास में जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो 2000 किलोमीटर की है। बिल्कुल। तो नुकसान तो होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसका आकलन पक्का CIA और मोसाद कर रही होगी। और जब ये पूरी कार्रवाई होगी तो ये मान के चलिए कि बहुत ही प्यूनिटिव होगी। और जिस तरीके से अमेरिका की टेक्निकल पावर है, इस तरीके से इजराइल की पावर है, ये आपको मैं यकीन दहानी दिला देता हूँ कि बहुत कम चांसेस हैं कि ईरान इस तरीके का हथियार का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि 100% गारंटी है। अच्छा, ये नहीं कह सकते। हो सकता है एक आधा मिसाइल कोई चल जाए, लेकिन सवाल ये कि अगर एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन रेडियो एक्टिव मटेरियल लेके पहुंच जाता है, वो ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये ईरान की जो 3000 ऐसे ड्रोन मिसाइल्स तैयार रखने की बात कही जा रही है, और उन्होंने ये देखा है कि अगर हम एक साथ इस तरह का अटैक करते हैं तो जो एयर डिफेंस है कहीं ना कहीं तो मौका देगा उन्हें। 3000 में अगर 2000 भी हो गई, क्या 1000, 500, 300, 200 अगर कर लिया, क्या ये एक बड़ा पलटवार हो सकता है? देखिए, अब मैं इसको थोड़ा और विस्तार में जाता हूँ। जो हमने पहले 12 दिन की जो लड़ाई का जिक्र किया, तब उस तरीके से उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं किया था उन्होंने। अमेरिकन की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। अमेरिकन मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर लेके आए थे, जहाँ से उन्होंने इलेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की सुविधा प्रदान करी थी और कंटिजेंसी के तौर पे खड़ा किया था। सारी लड़ाई बेसिकली इजराइल ने लड़ी थी। लेकिन अगर अब अमेरिका, और अगर नहीं है अमेरिका आ गया है, अमेरिका करेगा जरूर। USS अब्राहम लिंकन लगभग पहुंच गया। हाँ, और उसके अलावा 2 जहाज और हैं। बिल्कुल। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर 2 और हैं। इतनी ज़्यादा काबिलियत है कि पूरे देश को, पूरे मुल्क को एक इलेक्ट्रॉनिक अंधकार में वो डाल सकता है। आप उसको छोड़ दीजिए, भारत जैसे मुल्क ने 22 मिनट तक पाकिस्तान को अंधकार में डाल दिया था। बिल्कुल। तो हम, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसको सरल भाषा में समझाऊं तो वो एक ऐसा ब्लैकआउट होगा कि ना मोबाइल चलेगा, ना आपका जो नॉर्मल टेलीफोन लाइंस भी होंगी उसके अंदर भी डिसरप्शन हो जाएगा, उसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बिगड़ जाएंगे, टोटल कम्युनिकेशन ठप, सब कुछ ठप। तो आपके पास ड्रोन भी है, आपके पास में तोपे भी हैं, फला है, ढिमका है, लेकिन उनको कोऑर्डिनेट कौन करेगा, उनको आदेश कौन देगा, उनको चलाएगा कौन? उनको, भाई ड्रोन उड़ेगा, मिसाइल उड़ेगी तो नेविगेशन भी तो कोई चीज़ होती है, कोई कमांड कंट्रोल, कोई इंस्ट्रक्शन, वो तो कैसे ये होगा? बहुत सारी चीज़ें जो सब बंद हो जाएंगी। बंद हो जाए। और सिर्फ इतना ही टाइम चाहिए, 10 से 15 मिनट, इतने में खेल हो जाएगा। तो अगर इस तरह की स्ट्रेटेजी है, इतनी बड़ी पावर है, अगर अमेरिका इजराइल जो लगभग तैयार है, मुहाने पर खड़ा हुआ है, वेनेजुएला की तरह ही हशर होगा फिर? वेनेजुएला की तरह हश्र होगा, लेकिन ये लोग वहां जाके और खमैनी को निकालेंगे नहीं। यही बात समझने वाली है। वो इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि
ईरान को उस तरीके से ना समझा जाए वेनेजुएला की तरह से। वेनेजुएला के अंदर जो वेनेजुएला की आर्म्ड फोर्सेस थी, उनका हिसाब किताब अलग था। बिल्कुल। यहाँ पे हिसाब किताब अलग है। ये सारे के सारे रेवोल्यूशनरी गार्ड वाले हैं। इनको ये मालूम है कि अगर हम अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो हम बाद में मारे जाएंगे, हमें चुन चुन के मार दिया जाएगा। तो उनके लिए वो ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो वो इस तरीके की कार्रवाई करने नहीं देंगे। इनमें से कोई अगर टूट के जुड़ भी गया, अच्छा, किसी ने किसी कोई ईरान के जनरल ने कोई मुखबरी कर दी या कोई हेल्प भी कर दी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऐसा नहीं करेगी। तो वहाँ पे IRGC ऐसा नहीं करेगा। वहाँ पे लड़ाई होगी। अमेरिका नहीं चाहता कि वो वहाँ जाके इस पचड़े में पड़े। आयतुल्ला से उसको क्या लेना देना, वो सारी कहानी समाप्त कर देगा। लेकिन अगर ये तैयारी मानी जा रही है कि रिजीम चेंज हो जाए, अमेरिका क्या ये नहीं चाहता? सबसे बड़ी समस्या है रिजीम तो चेंज हो जाएगी। रिजीम चेंज तक ही अगर मुद्दा होता तो बहुत पहले हो गया होता। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि रिजीम चेंज के बाद कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दैट इज द पॉइंट कि रिजीम चेंज के बाद कौन। क्या वेनेजुएला की तरह से इसी रिजीम में से किसी को राजा बनाया जाएगा, या रजा पहलवी की जो तैयारी उस तरफ चल या रही उसकी राजा पहलवी, मेरे को नहीं लगता कि उसकी एक्सेप्टेंस उस देश में अभी होगी। जो खबर आई कि मुलाकातें भी हो रही है, टॉप जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकात हो रही है, क्या ये कुछ ऐसी रणनीति, और क्या इसीलिए भी देरी हो रही है कि सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, बैकअप, सारी चीजें तैयार? बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा प्लानिंग की जरूरत होती है। अब एक छोटी, आप एक टीवी का शो बनाते हैं उसमें कितनी प्लानिंग होती है, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है और इसका इम्पैक्ट तो दशकों तक रहेगा, बिल्कुल चलेगा। और अमेरिका के खुद के वर्चस्व का सवाल है। अमेरिका को अपनी जमीन तलाशनी पड़ रही है। अमेरिका सिकुड़ चुका है। अमेरिका जियोपॉलिटिकली अपना वर्चस्व दोबारा कायम करना चाह रहा है। उसका डॉलर गिर रहा है। उसके अच्छे अच्छे अलायंस पार्टनर से इसी बात पे तनातनी हुई क्योंकि इकोनॉमी उसकी कमज़ोर होती जा रही है। उसको भी तो अपना फ्यूचर देखना है। अगर उसको पूरी दुनिया का हेगेमॉन बने रहना है तो उसको भी तो अपनी मजबूती करनी है। और वो मजबूती कैसे करेगा? वेनेजुएला से चाइना और रशिया को निकाला, ईरान यहाँ से निकालेगा तो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अभी क्यूबा बच गया वहाँ पर सिर्फ, बिल्कुल, तो क्यूबा को छोड़ के बाकी पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर और मिडिल ईस्ट, ईरान आउट मान लीजिए, आउट ही समझ लीजिए लगभग। तो पूरा मिडिल ईस्ट, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में, तो फिर आगे का खेल कहाँ बचेगा? वो बचेगा आपका चाइना और रूस के साथ में पैसिफिक ओशन में। तो सारी तैयारी वहाँ पे हो रही है। रशिया को घेरने की तैयारी आर्कटिक ओशन में हो रही है, इसलिए उसे ग्रीनलैंड चाहिए। उसका तरीका जरा थोड़ा अक्खड़ हो गया है, बट जियोपॉलिटिकली ग्रीनलैंड बहुत ज़रूरी है अगर रशिया को कंटेन करना है आर्कटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और ईरान की आवश्यकता है और वेनेजुएला की आवश्यकता है अगर चीन को इस पूरे इलाके से खदेड़ के और उसको वहाँ पे पैसिफिक ओशन तक सीमित रखना है, साउथ चाइना सी तक रखना है। और ये इसलिए स्ट्रेटजी बन रही है। लेकिन अब जो मिडिल ईस्ट से खबरें आ रही हैं, वेस्टर्न एक्सपर्ट जिस तरह का दावा कर रहे हैं कि अगर ये हमला हुआ किसी भी एक तरफ से, जंग होगी और फिर ये जंग आखिरी जंग हो सकती है, या तो खामनेई के लिए या तो ट्रंप के लिए। इस बात को किस तरह से आप देखते हैं? ट्रंप के लिए तो आखिरी क्या जंग होगी? ट्रंप तो एप्स्टीन फाइल में फंसा हुआ है, तो उसके तो झगड़ा अलग है, वो तो खैर अलग कहानी है। बट ट्रंप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अमेरिका इज इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। और अमेरिका और खेमेनाई और ईरान, इसको मैं इन तीन ब्लॉब्स में रखूंगा। ईरान त्रस्त है, ईरान छुटकारा चाहता है इस रजीम से, यानी खामनेई से या इनकी पूरी रजीम से। बिल्कुल भाई आप ये देखिए, जितना पैसा ये इनका होता है वो सारा का सारा मिसाइल, ड्रोन और इसमें खर्च करके वहां के लोगों का बुरा हाल है। बेरोजगारी है, महंगाई, तेहरान में पानी पीने को नहीं है। बिल्कुल। तो भाई वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है इस बम और इसको हटाइए, आप प्रोग्रेस करिए, आप विकास करिए, आप अपना मुस्तकबिल जो है उसको सुनहरा बनाइए। ज्यादातर आवाम उनके साथ नहीं है, जो भले ही कुछ समर्थक प्रदर्शन कर रहे हो कि हमें खामनेई चाहिए, ये विचारधारा जो राइट विंग है वो तो करेगा ना, जिसको उस सिस्टम से फायदा हो रहा है वो तो करेगा। तो जो लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं, वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन पूरा ईरान नहीं है, क्योंकि उससे पहले जो प्रदर्शन हुए वो सिस्टम के लोग नहीं थे, वो त्रस्त लोग थे। तो ईरान छुटकारा चाह रहा है, अमेरिका चाह रहा है कि ये जो खोमेनाई और इसका जो पूरा गैंग है ये यहाँ से आउट हो, और खेमेनाई और गैंग ये चाह रहा है कि हम किसी तरह बचे रहें। तो वो अपने लोगों को मारने तक कहानी पहुंच गई। उसने 50-60 हज़ार लोग मार दिए अपने, और वो तैयार है और
क़यामत वाली जंग लड़ने के लिए, क़यामत वाली जंग लड़ने के लिए मतलब कि यही डर्टी डूटी बॉम्ब चलाएंगे अगर चला पाए तो इस तरीके की कहानी है। रुहल्ला के मकबरे पर जाने की ताज़ा खबर आई कि अब खामनेई वहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि खबर ये आ रही थी कि वो तकरीबन 90-100 मीटर गहरे बंकर में छिप गए हैं, इस आशंका में कि ये हमला तो अब कभी भी हो सकता है। लेकिन अब वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या तैयारी उनकी भी मुकम्मल है और वो जान चुके हैं कि वैसा हमला अब फिलहाल नहीं हो रहा है अमेरिका की ओर से? क्या ऐसी कोई मतलब इसके निकाले जाए? भाई, जब अमेरिका इराक में घुस रहा था डेजर्ट स्टॉर्म में और अमेरिकन मैकेनाइज्ड फोर्सेस बहुत तेजी से अग्रसर थी, पूरी रात बॉम्बिंग हुई थी बगदाद की। बिल्कुल। अगले दिन सवेरे बगदाद के चौराहे पर सद्दाम हुसैन मुट्ठी ऊपर करे और वर्दी पहने दिखे थे और उसके समर्थक सद्दाम सद्दाम चिल्ला रहे थे। बिल्कुल। तो ये आप इससे जोड़ के देखिए, ये प्रोपेगेंडा है। ये नहीं मालूम कि वो जो तस्वीर जो इन्होंने शाया करी वो कब की खींची हुई है, कब खींची, उस पर तो सवाल क्या नहीं। हुआ, हाँ। क्या अंडरग्राउंड बंकर में जाने से पहले खींची, या जब ये लगा कि स्थिति में अभी आकलन किया उन्होंने कि अभी स्थिति में समय है, क्या थोड़ी देर के लिए आए, फोटो खिंचाई और फिर वापस चले गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एकदम से उसको फेस वैल्यू पे लेकर और एक निष्कर्ष निकालना शायद हम लोगों के लिए ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब जो तैयारी फिलहाल दिखाई दे रही है इजराइल की और अमेरिका की, आप कह रहे हैं कि ये वक्त इसीलिए लग रहा है क्योंकि तैयारी में तो वक्त लगना है और ये पिछली बार की तरह सिचुएशन भी नहीं है। अब अगर हमला होता है तो जो दर्शक हैं वो अब ये समझना चाहते हैं कि इसका हशर एज एक्सपर्ट आप क्या दिखते हैं? देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करें तो उसकी जो ऑयल की प्राइसेस है हाँ, वो बहुत कम हो गई। उसके मेरे ख्याल से प्रति बैरल, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो $60 प्रति बैरल है तकरीबन आ गई है ना। और उसको चाहिए $100 प्रति बैरल अगर उसको अपने फ्यूचर के मंसूबे, वो स्मार्ट सिटी और पता नहीं क्या क्या बना रहा है, फ्यूचरिस्टिक सिटी जो बना प्लान तय किया। हाँ, वो सब तय, तो वो सब ठप हुआ है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो पेट्रोल का पैसा तब कब बढ़ेगा? तो ये इन लोगों के फायदे में है कि ये यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ हो। अमेरिका के लिए भी फायदे में है। तो ये सब तो इसको ये क्या इनकैश करेंगे इस पूरी स्थिति के साथ, इस स्थिति से। तो ये हश्र ये होगा जो आपने पूछा कि ये तेल की कीमतें इससे बढ़ेंगी, हमारे जैसे मुल्कों के लिए चैलेंज बढ़ जाएगा कि रशिया से लेंगे तो अमेरिका आंख दिखाएगा और नहीं लेंगे तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। क्या वेनेजुएला से लेने जाएंगे, क्या अमेरिका से लेंगे, कहाँ से लेंगे? तो क्योंकि हमारे पास तेल नहीं है, हमें तेल खरीदना है और हमें तेल की कीमत नियंत्रण में रखनी है जिससे कि हमारे लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त ना हो जाए, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ना खराब हो जाए। तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा तो वो हमारे ऊपर पड़ेगा। चैलेंज हमारे लिए है। जहाँ तक मिडिल ईस्ट का सवाल है, एक न्यूक्लियर फॉल आउट की तो बात हमने कर ही ली। दूसरी, वहाँ पर एक अराजक स्थिति पैदा होने की ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि ईरानी चाहते हैं कि ये शिया रिजीम हटे, लेकिन जो शिया ईरान से बाहर हैं वो नहीं चाहते क्योंकि वो उससे प्रेरणा लेते हैं, उनको भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है, उनको भी काफ़ी फ़ायदा है। तो चाहे वो सिचुएशन है, लेकिन ईरान, चाहे वो यमन हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो सीरिया हो, और इराक के अंदर जो नया प्रधानमंत्री आ रहा है या आ चुका है वो हार्डकोर शिया और IRGC की लाइन वाला है। पाकिस्तान का शिया अलग 30%, वो अलग खमैनी के साथ है। तो ये एक और चैलेंज है। तो इससे सिचुएशन जो है वो उस तरीके से ख़राब हो सकती है। यानी बहुत ख़राब होने की आशंका तो है और ये दुनिया भर के लिए प्रभावित होने वाली बात होगी। इससे तो ऐसा है नहीं कि ये 2 या 4 जितने भी देश आपस में लड़ गए ये वहीं तक सीमित होगा। हिंदुस्तान के अंदर भी शिया पॉपुलेशन बहुत है। हमने देखा कि कारगिल में कितना भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था, श्रीनगर के अंदर हुआ है, लखनऊ के अंदर हमारी अच्छी पॉपुलेशन है जो अपने सेंटिमेंट्स खमेनाई के साथ रखते हैं। अगर आप भारत के किसी शिया घर में चले जाएं तो वहाँ आपको ईरान के खमेनाई की तस्वीर मिल जाएगी। वो सेंटिमेंट का मामला कह दिया जाता है। लेकिन अब जो एक ताज़ा अपडेट इसमें ये आ रही कि खामनेई ने अब ये सीधे स्टेटमेंट दिया है कि अगर कहीं से भी हमला हम पर होता है हम उस शख्स पर पलटवार करेंगे। मतलब खामनेई इसे पर्सनली ले रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर तो रजीम बगैर बम गोला चले ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा बोलना पड़ेगा। यानी टारगेट पर ट्रंप है, टारगेट पर नेतन्याहू है, कहने का तो मतलब यही है।
हाँ, अगर टारगेट पे तो लगा रही है टारगेट। सी, जब ये इस तरीके के जो खेल रचे जाते हैं तो इसमें इंडिविजुअल तो कोई मायने नहीं रखता है, इसमें कोई मायने नहीं रखता। और जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप के दुश्मन कम नहीं है। जहाँ तक नेतन्याहू का सवाल है, इनके दुश्मन कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी धमकी देने से पहले किसी ने उनके ऊपर नज़र ना रखी हो। बिल्कुल। तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत सुदृढ़ है, बहुत पक्की है। अगर कहीं चूक हो जाएगी तो हो जाएगा। लेकिन अब जिस तरह का टेंस माहौल है, बहुत आखिर में अगर हम हमारे दर्शक ये समझना चाहें, आपको क्या लगता है, क्योंकि खबर ये भी आई कि अब कभी भी किसी भी तरफ से पहला हमला हो सकता है। ईरान ने ये कह दिया कि अब हम पलटवार के लिए इंतजार नहीं करेंगे। अगर हमें ये आशंका लगी कि बस हमला होने ही वाला है, हो सकता है कि पहला हमला उस ठिकाने पर हम कर दें। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक फौजी स्ट्रेटेजी होती है, प्रीएम्प्ट करना। अगर उसको लगेगा कि अब ये होना ही होना है, उससे पहले कि अमेरिका हमला करना शुरू करे और जो भी कुछ है वो सब तबाह कर दे, तबाह होने से पहले हम सारी चीज़ चला देते, जिससे कि वो तबाह भी करे तो भी हमने कुछ ना कुछ हासिल कर लिया। और जो पोस्टर टंगाया गया ईरान की ओर से, उसमें साफ तौर पर यह दिखाया गया कि कैसे, उसे सिंबॉलिक मान लें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन कैसे समंदर में डूबता जा रहा है, खून बह रहा है। क्या ये संभव है जो तस्वीरों में सिंबॉलिकली दिखाने की कोशिश है? देखिए, संभव तो खैर कुछ भी है, लड़ाई तो लड़ाई होती है, संभव तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये असंभव है। ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट कर ले। और एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत वेल प्रोटेक्टेड होता है। 5-6 डिस्ट्रॉयर्स और क्रूज़र और फ्रिगेट्स और सबमरीन्स हैं जिनके पास में बहुत ये आप अंदाज़ा लगाइए कि एवरीथिंग रन्स। ये कोई पुराने ज़माने के तो घोड़े और तलवार वाली तो लड़ाई है नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं और इतना ज़बरदस्त घेराबंदी होगी, इनविजिबल घेराबंदी होगी कि उसको भेदना बहुत मुश्किल है। ईरान के लिए, खामनेई के लिए फिलहाल अभी भी सिचुएशन किस परसेंट में देखते हैं कि उनके काबू में है या लगभग हाथ से निकल चुकी है? वक्त की बात है, वक्त की बात है, हाथ से निकल चुकी है। और आप ये काफ़ी स्टेटमेंट देख रहे होंगे कि भाई नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बातचीत चल रही है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दें। यही शर्त रखी जा रही है। ये शर्त रखी जा रही है पब्लिक के लिए। अंदर उनके शर्त ये रखी जा रही है कि आप ऐसा करिए कि आप अपना बोरिया बिस्तरा बांधिए और आप यहाँ से जाइए। ये बात खुल के नहीं कही जा रही है। अमेरिका कह रहा है कि हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप अपना न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़ दीजिए, वो रोक दीजिए। खमेनेई और पार्टी कह रही है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम पहले प्रीएम्प्ट। उनकी भाषा अलग है। और प्रोग्रामिंग नहीं रोकेंगे। हाँ, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे, वो लड़ने की बात कर रहे हैं। तो दोनों तरफ को अगर आप मैच करें तो आपको समझ में आएगा कि बात न्यूक्लियर वाली नहीं हो रही है, बात कुछ और हो रही है। मतलब बातचीत ही नहीं हो रही है एक तरीके से। कहा जाए तो बातचीत भी नहीं हो रही है, तैयारी हो रही है। और जो मैसेज दिया जा रहा है कि भाई या तो तुम बगैर खून खराबे के छोड़ दो, नहीं तो हम तो हटा ही देंगे। तो ये अब लगभग तय हो चुका है कि आखिर हश्र ये होने वाला है और हमला तो होकर रहेगा जब तक खामनेई कोई बड़ा फैसला नहीं कर लेते। एब्सोल्युटली, ये कार्रवाई अब खामनेई के ऊपर है कि वो अगर रोकना चाहें तो रोक दे। तो कोई और नहीं, सिर्फ खामनेई इकलौते हैं जो चाहें तो ये जंग रुक सकती है, वरना ये हमला तय है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक समझ पाए होंगे कि किस तरह के हालात इस वक्त वहां पर हैं और हश्र आखिरकार क्या होगा। आपकी इसमें क्या है राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।